जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सभी हिस्ट्री का है। जी हाँ, इतिहास का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, वही प्रश्न को आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का ये पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि हिस्ट्री से है। प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। जी हाँ, ये राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका सही आंसर और साफ साफ आंसर लिखना है। तो इसका आंसर होगा कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त ऐसी भावना जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता स्थापित करती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न को लिखना है और इसका आंसर कि मान लिया जाए किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त ऐसी भावना। जी हाँ, एक भावना है, राष्ट्रवाद जो है एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता स्थापित करती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये इसका सटीक आंसर है, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जी हाँ, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। जी हाँ, प्रश्नों को इस प्रकार से आंसर लिखना है, तो उसमें आंसर लिखने के लिए लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी और फिर डैश देना है और डैश देने के बाद फिर नीचे से लिखना है। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण के 5 बाधाएं थी, जिसमें से पहला है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। जी हाँ, वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। दूसरा है लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। जी हाँ, जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तीसरा है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। जी हाँ, वहाँ जो जर्मनी में जो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता उसमें मौजूद था, ये भी एक जर्मनी के एकीकरण का ये नहीं होने का कारण था। चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और पांचवा है मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। जी हाँ, मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी शासक था और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। जो उसका बाधा था, उसमें एक बाधा ये भी था, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। तो इस प्रकार से जर्मनी का जो एकीकरण का जो बाधाएं हैं वो यही 5 पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। जी हाँ दोस्तों, खूनी रविवार क्या है, तो इसका आंसर होगा कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में तीसरा प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ इसका आंसर जो सही आंसर है वह है कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया था। पराजय के अपमान के कारण रूस की जनता ने क्रांति कर दी और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। नेक्स्ट है, उसके बाद जब जा रहा था वहाँ के लोग, रूस की लोग, तो जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन घटित हुई, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये है खूनी रविवार का सही आंसर। नेक्स्ट है
4 नंबर का प्रश्न 4 में दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में संक्षेप में लिखे। जी हाँ दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो उसका सही आंसर होगा कि बिहार में नीलहों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से या 15% भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करने से खेत बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान काफ़ी परेशान थे। इसका और आगे आंसर है, किसान जो काफ़ी परेशान थे, इसी व्यवस्था के खिलाफ में 1917 ईस्वी में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। तो ये है चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो लिखना है, तो इससे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। जी हाँ, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका सही आंसर होगा कि गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक नगर में हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। आगे इसमें है कि गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर भी आक्रमण किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। काउंट काबूर ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। आगे देखिए, इसमें है पीडमाउंट का जब सेना भेजा तो अभियान के बीच में ही गैरीबाल्डी की काबूर से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गया। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा। और गैरीबाल्डी जो लास्ट में क्या करते हैं कि वो अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र के नाम से कर देते हैं और वे एक साधारण किसान का जीवन जीने लगते हैं। जिस त्याग और भक्ति का वीरता का परिचय गैरीबाल्डी ने दिया, उसके उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम ही मिलते हैं। तो ये है गैरीबाल्डी के विषय में, गैरीबाल्डी का जीवन जो है उसके बारे में वर्णन इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न कि माई गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि माइली दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में, नेक्स्ट इसका आगे आंसर है कि फिर क्या किया कि उन लोगों को भी मार करके पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया था। जी हाँ, तो माइली गांव की जो घटना घटा था, तो उस गांव के पूरे जेंट्स को मार दिया था और महिलाओं को बंधक बना लिया था और कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। उसी के बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बच गया था लाश के बीच में दब करके, और उसने इस घटना के बारे में बताया। माइली गांव की घटना उजागर होने से अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तो ये था माइली गांव की घटना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर है कि औद्योगिकरण औद्योगिक क्रांति की देन है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिकरण जो है औद्योगिक क्रांति की देन है और इसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उत्पादन की खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकरण नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। आगे इसमें दिया गया है कि औद्योगिकरण के प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे
पूंजी, निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार से औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखाने में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। तो ये है आपका जो प्रश्न है औद्योगिकरण, उसी के बारे में। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। जी हाँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इतिहास का कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। तो इसका कारण है जो 1830 में जो क्रांति हुई थी, तो उसका कारण जो है, इसका सही आंसर है कि चार्ल्स दस एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स दस जो था एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। वह जनता के हित में कभी नहीं सोचता था, सिर्फ अपनी बारे में ही सोचता था। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर, जी हाँ आगे इसका आंसर है, पोलिगनेक क्या किया कि समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की तथा इन्होंने विशेषाधिकार प्रदान किया। पोलिगनेक के इस कार्य से प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया। चार्ल्स दस ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति हुई। जी हाँ, जब चार्ल्स दस जो था अध्यादेश के विरोधियों को जब दबाने का प्रयास किया, तो अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1835 में गृह युद्ध आरंभ हो गया था और इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो ये 1830 की क्रांति का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न कि स्लम पद्धति से आप क्या समझते हैं। स्लम पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई, तो इसके बारे में हम आंसर देखेंगे कि स्लम पद्धति की शुरुआत से आप क्या समझते हैं और इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो इसका सही आंसर है कि छोटे, गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल को स्लम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटे, गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल को स्लम कहते हैं। और आगे इसका आंसर दिया गया है कि औद्योगिकरण के कारण शहर में रहने वाले मजदूरों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो गई और उन्हें नारकीय स्थितियों में रहने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार स्लम क्षेत्रों की शुरुआत हुई। और स्लम जो इसमें क्या होता है कि जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के कारण लोग अपने गांव को छोड़ करके शहर में मजदूरी करने के लिए जाने लगे और वहीं पर घर बना करके रहना उनको मजबूरी हुआ और गंदे इलाकों में झुग्गी झोपड़ी डाल करके वो लोग रहने के लिए मजबूर हो गए। नेक्स्ट है 10 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। जी हाँ, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा, तो इसका सही आंसर है कि मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को है। यद्यपि मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। जी हाँ, 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। फलतः सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाले मुद्रण का समरकंद, पर्शिया, सीरिया मार्ग से यानी रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम प्रविष्ट हुई। आगे है कि 13वीं सदी के अंतिम में रोम मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचे। तो इस